तो हम लोग चोरी पर बात कर रहे थे। तो चोरी की डेफिनेशन 4-5 तत्वों को अपने में समाहित कर रहे हैं। सबसे पहले बेईमानीपूर्ण आशय, ये तो होना ही चाहिए आपका। ठीक है, अगर आप चोरी करना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज जरूरत क्या है कि चोर का जो आशय होना चाहिए बेईमानीपूर्ण। अगर बेईमानीपूर्ण आशय नहीं है तो चोरी संभव नहीं है। हमने आपको उदाहरण दिया था, आपके खेत में जानवर घुस गए, आप उन जानवरों को इसलिए परिरुद्ध करते हैं या अपने खेत से ले जाते हैं कि उन्हें काजी हाउस में बंद कराएंगे, या उन जानवरों की शिकायत जिससे भी की जा सकती हो उससे आप शिकायत करेंगे। तो चूंकि आशय बेईमानीपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी चूंकि आशय बेईमानीपूर्ण नहीं है इसलिए, फिर भी नहीं इसलिए आप भले ही कि जंगम संपत्ति, क्योंकि हमने कल भी कहा कि पशु जंगम संपत्ति में आएंगे, उन्हें कब्जेदार की सम्मति के बिना ले लेने के आशय से हटा रहे हैं, क्योंकि ले लेना लेंथ ऑफ टाइम की दृष्टिकोण से अनंत समय के लिए होना चाहिए, यह आवश्यक नहीं है। कल हमने चर्चा की थी कि ले लेना यह छोटी अवधि के लिए भी हो सकता है, घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, इसके लिए भी हो सकता है। बस उस ले लेने की जो अवधि है, जितनी अवधि के लिए आपने लिया है उतनी अवधि के लिए आपने ही लिया हो, उसमें स्थायित्व हो। हमने कहा 4 घंटे बाद हम तुम्हारी किताब वापस करेंगे, तो 4 घंटे तक स्थायी तौर पर हमने वो किताब ले रखी है। इस 4 घंटे में अन्य किसी का हस्तक्षेप नहीं है, तो 4 घंटे तक स्थायित्व है। चूंकि स्थायित्व की अवधि बहुत लंबी नहीं है, वो छोटी है, लेकिन अवधि के छोटा होने या बड़ा होने से कोई अंतर नहीं पड़ता। और बस यही बात, यही नुक्ता समझ में नहीं आता, और इसी के कारण ठीक है दृष्टांतों को समझने में दिक्कत ये शुरू हो जाती है। तो कल हमने चर्चा की थी कि बेईमानीपूर्ण आशय, ये सबसे पहली जरूरत है। आपने ले लेने के आशय से जानवर पकड़े हैं, कब्जेदार की सम्मति के बिना पकड़े हैं, ठीक है, लेकिन आशय बेईमानी का नहीं है, बल्कि यानी जानवरों के मालिक को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना है, अपने को लाभान्वित नहीं करना है, बल्कि अपने नुकसान को बचाना है, क्योंकि वो हमारे खेत में घुसकर नुकसान कर रहे हैं, इसलिए चोरी का गठन नहीं हुआ। ठीक है ना। तो बेईमानी का आशय ये जरूरी है। हाँ, वहां बेईमानी मानी जाएगी। कल भी हमने चर्चा की कि जहां कानून ये कहता है कि 10%, 20%, ठीक है, इनाम या फीस या कोई रकम आपको मिल सकती है, या अगर आपने इतने जानवर पकड़वा दिए तो मालिकों से अगर कोई फीस वसूली गई उन जानवरों को छोड़ने के लिए, तो उस फीस का अमुक हिस्सा आपको प्राप्त होगा। और जानवर पकड़े जाने के योग्य नहीं थे और आपने जानबूझकर जानवरों को पकड़कर वहां बंद करवा दिया ताकि फीस में से आपको हिस्सा मिल सके, अब आशय बेईमानी का है और आप चोरी के दोषी हो सकेंगे। यानी आशय सबसे पहले कैसा होना चाहिए? बेईमानीपूर्ण आशय होना चाहिए। चोरी का इसेंशियल इंग्रेडिएंट है। और बेईमानीपूर्ण सदोष लाभ एक को हो रहा हो या एक को सदोष हानि हो रही हो, ठीक है, या फिर हमने आपकी चीज ली तोड़ के फेंक दी तो हमें तो कोई लाभ नहीं हुआ, ठीक है। हमने आपका फोन उठाया आपकी ठीक है बिना सम्मति के, वो जंगम संपत्ति है, और ईंट से कुर्चा और जयराम जी की उसे कूड़े के ढेर पे फेंक दिया, तो हमें तो कोई सदोष लाभ ये तो नहीं हुआ, आपको सदोष हानि तो हुई, बस दैट इज सफिशिएंट, ठीक है। आपको सदोष हानि हुई, हमें सदोष लाभ हुआ, ये तो सबसे खराब स्थिति है, तो सबसे खराब स्थिति है, ठीक है। आपको सदोष हानि हुई, इतना भी सफिशिएंट है, हमें सदोष लाभ हुआ, इतना भी सफिशिएंट है, ठीक है। आशय बेईमानी का चाहिए। दूसरा
संपत्ति कैसी होनी चाहिए? चोरी की विषय वस्तु जंगम। ठीक है, जंगम संपत्ति क्या होती है? जो भूबद्ध नहीं है, जब भूबद्ध वस्तुओं से संलग्न नहीं। ये तीसरी स्थिति आई थी कि वस्तु यानी जंगम संपत्ति जिसकी चोरी होनी है वो आपके कब्जे में होनी चाहिए। और बस यही चीज है, जंगम संपत्ति आपके कब्जे में होनी चाहिए। वो जो सवाल उठ रहा है कि राजस्थान में पूछा है, ठीक है, जुडिशरी के पेपर में कि साहब सीता और गीता कहां गई हैं? ज्वेलर्स के यहां, और एक दो हार खरीदे, दोनों ने खरीदे एक जैसे हैं। और सीता का हार गीता ने चुरा लिया है, और गीता ने चुराकर हार कहां रखा है? अपनी सेफ में। और सीता गीता का हार चुरा लेने के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों भली महिलाएं हैं, वो उनका चुरा लेंगे, उनका चुराने पहुंच गए। ठीक है, तो सीता उनका हार चुरा लेने के पॉइंट ऑफ व्यू से वहां पहुंचे ही, और वहां एक्सीडेंटली सीता का ही हार रखा था, और सीता अपना ही हार लेकर वापस आ गई। अब उसमें सवाल यह था कि सीता किस अपराध की दोषी? 4 ऑप्शन थे, तो किसी अपराध की दोषी नहीं, क्योंकि जिस संपत्ति को सीता ने उठाया वो जंगम संपत्ति नहीं है। या यूं कहें जंगम संपत्ति नहीं, ये तो कहना ठीक नहीं, जंगम संपत्ति तो है लेकिन गीता के कब्जे में नहीं है। ठीक है, वो चुराई हुई संपत्ति है। ठीक है, वो जंगम संपत्ति ऐसी है जो चोरी की है, वो चोरी की संपत्ति है, उसका नेचर हो गया, वो संपत्ति चोरी की है, और वो गीता के कब्जे में थी। ठीक है, अब सीता जब गीता की जंगम संपत्ति, ठीक है, गीता की जंगम संपत्ति जो गीता के वैध कब्जे में हो, वैध नहीं लिखा है, लिखने की जरूरत भी नहीं है, जो गीता के कब्जे में हो, जरूरत भी नहीं वैध लिखने की, उसे जब लेगी तब वो चोरी की दोषी हो सकती है, और वो भी आशय बेईमानी का ये होना चाहिए। ठीक है, सीता ने जो संपत्ति ली वो गीता के कब्जे में है ही नहीं, वो तो चोरी की संपत्ति। और चोरी की संपत्ति के संबंध में आपको पहले भी हमने कई बार कहा है कि जैसे ही वो स्वामी के हाथ में पहुंचेगी वो निर्दोष संपत्ति बन जाएगी। सीता तथ्य की भूल में अपनी ही संपत्ति उठा लाई है, और अपराध की परिभाषाएं ये कैसी हैं? ये एकदम शाब्दिक अर्थान्वयन के साथ पढ़ी जाती है। अगर सारे इंग्रेडिएंट पूरे नहीं हो रहे तो अपराध का गठन कम से कम नहीं होगा, क्योंकि अपराध सोचने के लिए सजा नहीं है, अपराध करने के लिए सजा है। ठीक है, अपराध करने के लिए सजा है। ठीक है, वो 26 स्पेशल करके एक पिक्चर बनी हुई है, उसमें हमें दिखाते हैं कि सीबीआई वालों को पता है कि ये आने वाले हैं और यहां अभी चोरी करेंगे, तो दुकान मालिक पूछता है कि जब आपको मालूम ही है कि वो चोरी करेंगे और यहां आने वाले, तो उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे? तो उन्होंने कहा कानून अपराध सोचने के लिए सजा नहीं देता, कानून अपराध करने के लिए सजा देता है। तो वो यहां आए और अपराध करें, सजा तभी मिलेगी। सीता ने अपराध सोचा है, सीता ने अपराध किया नहीं है। ठीक है, तो अपराध सोचने के लिए तो कोई सजा है नहीं। ठीक है ना, तो इससे सीता किसी अपराध की दोषी नहीं। हां, सीता की जगह कोई और आता और फिर वो हार उठाता जो गीता चुरा ले गई, तो हो सकता वो व्यक्ति चोरी के प्रयत्न का दोषी होता, वो भी चोरी का नहीं होता, क्योंकि चोरी के लिए जरूरी था कि गीता के कब्जे में जो संपत्ति है गीता की, ठीक है, भले ही गीता की न हो लेकिन गीता के कब्जे में जरूर हो। सामान्यतः ऐसा ही होता है कि आपके कब्जे में जो संपत्ति होती है वो आपकी ही होती है। एक्सेप्शनली ऐसा भी होता है कि संपत्ति आपके कब्जे में और आपकी ना हो।
आप गिरमीदार हैं, आप उपनिहिती हैं किसी संपत्ति के, आपको अमुक संपत्ति पर धारणाधिकार लियन ये प्राप्त है। ठीक है, जब धारणाधिकार आपको होता है, ठीक है, ये टर्मिनोलॉजी है जो संविदा विधि में उपयोग की जाती है। ठीक है, और इसीलिए कहते हैं कानून आपस में जुड़ा है। जब तक संविदा न पढ़ ली जाए, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट न पढ़ लिया जाए, तब तक उपनिहिति ये किसे कहते हैं, धारणाधिकार किसके पास होता है। ठीक है, इन शब्दों की व्याख्या या इन शब्दों का अर्थ समझ पाना यह संभव नहीं है, लेकिन आप मोटे में यह समझ सकते हैं, क्योंकि इतना समय नहीं होता कि दांडिक विधि के बीच में हम धारणाधिकार और, ठीक है, उपनिहिति कौन है और पणयमदार यानी गिरमीदार कौन है, उसके क्या अधिकार होते हैं, क्या चीज है, वो सारी बातें स्पष्ट कर पाए। लेकिन एक मोटा मोटी बात आप समझ लें कि ये सब संपत्ति के स्वामी न होते हुए भी, जंगम संपत्ति के स्वामी न होते हुए भी, जंगम संपत्ति को धारित करने का, उसे अपने कब्जे में रखने के हकदार होते हैं। अब चूंकि इनका कब्जा वैध है, ठीक है, इसलिए इनके पास से अगर कोई संपत्ति ली जाए तो वो चोरी की परिभाषा में आएगी। अगर कोई और व्यक्ति जो सीता न होता जाकर गीता के सेब से वो हार उठाता तो भी वो चोरी के प्रश्न का दोषी होता, क्योंकि जो हार उसने उठाया उसकी चोरी संभव ही नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी चुराई गई संपत्ति है, वो गीता के कब्जे में नहीं है। लेकिन चूंकि अन्य व्यक्ति चोरी के आशय से उसे उठा रहा है, तो ऐसे कारणों से जिन पर उस व्यक्ति का जो चोरी करने गया है और जो सीता से भिन्न है, ठीक है, उस व्यक्ति का जो कृत्य है वो चोरी की पूर्णता तक नहीं पहुंच रहा, लेकिन ऐसा जो नहीं हो पा रहा है कि वो चोरी की पूर्णता तक पहुंच जाए, वो ऐसे कारणों की वजह से हो रहा है जिन कारणों पर स्वयं उस व्यक्ति का कोई वश नहीं है, इसलिए उसने चोरी का प्रयत्न किया है, ये तो माना ही जाएगा। सीता के अलावा कोई और जाता तो हो सकता वो चोरी के प्रयत्न का दोषी हो भी जाता, लेकिन सीता किसी सूरत किसी भी अपराध की दोषी नहीं है, क्योंकि उसने अपनी ही संपत्ति उठा ली, ठीक है, तथ्य के भूल में, और अपराध उसने सोचा जरूर, लेकिन अपराध किया कहां, क्योंकि जो उसने संपत्ति उठाई वो चोरी की थी और उसी की थी, चूंकि जैसे उसके पास पहुंची वो निर्दोष संपत्ति बन गई, और चूंकि वो निर्दोष हो गई, निर्दोष संपत्ति, तो कोई मतलब ही नहीं बचा। और हमने आपसे पहले भी कहा कि यहां लिखा है कब्जा, ठीक है ना, कहता है कि चोरी कब संभव, जबकि बेईमानी पूर्ण आशय हो, जंगम संपत्ति हो, किसी के कब्जे में हो संपत्ति और जिसके कब्जे में उसकी सम्मति के बिना आप लें, ठीक है, आप ले या लेने के लिए हटाएं। लेने के लिए आप जैसे ही हटाते हैं वैसे ही चोरी कंप्लीट हो जाती, लेने के लिए जैसे ही हटाएंगे, और हटाना कब होगा, जो उसकी पूर्व की स्थिति थी उसमें थोड़ा भी बदलाव अगर हुआ तो हटाना हो गया है और आप चोरी के दोषी हो गए हैं, ठीक है ना। तो सिर्फ कब्जा लिखा है, वैध कब्जा नहीं लिखा, और लिखने की जरूरत भी नहीं है, लिखना चाहिए भी नहीं, क्योंकि शब्द अपने में पूर्ण होता है। हमने सुबह भी चर्चा की और हम अक्सर चर्चा करते हैं कि आपकी जो आदत हुई है विशेषणों का प्रयोग करने की चीजों के पहले, वो इसलिए क्योंकि अच्छाई दुर्लभ हो गई इस युग में, ठीक है, इसलिए नाजायज कब्जे में आपने इतना देखा है लोगों को कि अब कब्जा जब जायज होता है तो आपका मन होता है कि जो जायज कब्जा किसी चीज पर बनाए हुए है, ठीक है, उसे अलग से आप चिन्हित करें, जबकि अलग से चिन्हित किया ही नहीं जाना चाहिए। जिस समाज में जायज कब्जेदारों को वैध कब्जेदार के रूप में अलग से चिन्हित किया जा रहा है, इसका मतलब ही यह हो गया कि उस समाज में
नाजायज कब्जा धारक इतने ज्यादा हैं कि वह वैध कब्जेदार एक अजूबा है और उसे अलग से चिन्हित किया जा रहा, अन्यथा तो कब्जा है आदमी का, बस प्रज्यूम किया जाना चाहिए कि वो वैध है। नाजायज कब्जेदार, इसे अलग से चिन्हित किया जाना चाहिए। लेकिन आप देखते हैं हर जगह वैध वैध ये लिखना जरूरी हो रहा है। कब्जा लिखा है मतलब ही पर्याप्त है कि कब्जा वैध होना चाहिए। अगर कब्जा वैध नहीं है तो उसे कब्जा कहेंगे कैसे? ठीक है, हमने कई बार आपसे कहा कि आदमी होता है, अच्छा आदमी थोड़ी होता है। ठीक है, आदमी, अच्छे आदमी की जो आप विशेषताएं बताते हैं वो तो आदमी में होनी ही चाहिए। बुरा आदमी होता है, आदमी होता है, इसके अलावा अच्छा आदमी नाम की कोई चीज नहीं होती। क्योंकि आपने इतने बुरे आदमी देखे कि अब अच्छे आदमी को अलग से चिन्हित किए बिना आपका मन ही नहीं भरता, इसलिए आप अच्छा आदमी कहते हैं, अन्यथा अच्छा आदमी कहने की जरूरत क्या है, होता ही नहीं। हमने जैसे सुबह कहा कि क्या है, आप अगर बुरे आदमी हैं तो अलग से चिन्हित होने चाहिए। तो कब्जा अगर यहां लिखा है इसका मतलब ये है कि कब्जा मूलतः वैध होना चाहिए। ठीक है, ये यहां पर लिखा हुआ है तो उसमें सीता किसी भी अपराध की दोषी नहीं है। अब चूंकि आपको आज जिंदगी हो गई है, चोरी आई, वो तो नंबर पाने के लिए आप लिखते हैं 5 हेडिंगे, बेईमानी पूर्ण आशय होना चाहिए, जंगम संपत्ति होनी चाहिए, कब्जे में होनी चाहिए और ले लेने का आशय होना चाहिए और हटाना चाहिए, बस 5 हेडिंग, उसके 5 स्पष्टीकरण, वो आपने जैसे तैसे रटकर लिख डाले, बस नंबर मिल गए। 80 वो आपने पिताजी को दिखा दिए, अपने आप देख लिए, 2-4 फोटो अपलोड कर दिए, बस हो गया। ठीक है, लेकिन कानून तो एप्लीकेशन के लिए है और एप्लीकेशन आएगा ही नहीं जिंदगी में। ठीक है, क्योंकि उस दृष्टिकोण से आप पढ़ते ही नहीं। अच्छा, 5 स्पष्टीकरण भी आप बड़े रटते हैं इसके, क्योंकि रटने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ 2 याद रखने। पहला स्पष्टीकरण काय से संबंधित है? हटाने से। और 5वां काय से संबंधित है? सम्मति से संबंधित। और 2, 3, 4 हटाने के तरीके बता रहे हैं। ठीक है ना, और कुछ नहीं है, यानी 2, 3, 4 पहले का विस्तार है, 2, 3, 4 पहले का विस्तार है, और ठीक है, और 5वां मूल है, यानी मूल स्पष्टीकरण 2 ही हैं, पहला और 5वां। 3 तो विस्तार हैं, किसके? पहले के। ठीक है, पहला कह रहा है जब तक कोई वस्तु भूबद्ध रहती है तब तक वो चोरी की विषय वस्तु नहीं होती, क्योंकि तब तक वो जंगम वस्तु ही नहीं होती। अरे भाई, भूबद्ध वस्तु जंगम वस्तु थोड़ी है। और डेफिनेशन में कह रहा है कि वस्तु जंगम होनी चाहिए, संपत्ति जंगम होनी चाहिए, तभी वो चोरी की विषय वस्तु हो सकती। और जब तक वस्तु भूबद्ध है तब तक वो जंगम संपत्ति ही नहीं है। तो जब जंगम संपत्ति नहीं तो चोरी की विषय वस्तु होने का कोई सवाल ही नहीं है। वस्तु को भूबद्ध कब कहा जाएगा? ये धारा 22 और 221 ये बता रही है। वो वस्तुएं जो भूमि में आबद्ध है या भूमि में आबद्ध वस्तुओं से संलग्न है, वो सारी की सारी भूबद्ध हैं। ठीक है, तो जब तक कोई वस्तु भूबद्ध रहती है तब तक वो चोरी की विषय वस्तु नहीं है। लेकिन यदि भूमि से पृथक की जाए तो वो चोरी की विषय वस्तु हो जाएगी। अब पृथक करना ये 3 तरीकों से हो सकता है। ठीक है ना, तो 2, 3, 4 इस भूमि से पृथक करने के तरीके के बारे में है। ठीक है ना, तो मूल स्पष्टीकरण कौन सा हुआ? पहला। 2, 3, 4 उसके विस्तार हो गए। स्पष्टीकरण 2 में कह रहा है
कि पृथक करना और हटाना दोनों एक ही काम से हो सकते हैं। ठीक है, वो वस्तु जो भूबद्ध है उसे आपने भूमि से पृथक किया तो यह माना जाएगा आपने हटाया भी है, क्योंकि जब आप पृथक करेंगे, हमने आपसे शुरुआत में कहा कि हटाना कब मान लिया जाएगा, जब मूल रूप से वस्तु जिस ढंग से अवस्थित थी, अवस्थित की अंग्रेजी क्या होती है, सिचुएट, ओरिजिनली वस्तु जैसे सिचुएट थी उसमें थोड़ा सा भी परिवर्तन आपने किया तो वस्तु आपने हटाई है यह मान लिया जाएगा, और हटाई है तो आपने ली है। ठीक है, और लेते समय आपका आशय, ठीक है, स्थायी तौर पर लेना होना चाहिए। लेने की अवधि घंटे भर की है, 2 घंटे की है, 4 घंटे की, इससे मतलब नहीं। और जितनी अवधि के लिए आप लेना चाहते थे उतनी अवधि के लिए ले पाए या नहीं ले पाए यह भी महत्व की बात नहीं है। आप 4 घंटे के लिए लेना चाहते थे, ठीक है, लेकिन तुरंत ही पकड़ गए, ले वास्तव में जो पाए वो 1 ही मिनट के लिए। ठीक है, वास्तव में तो 1 मिनट के लिए ले पाए, लेना चाहते थे 4 घंटे के लिए। ठीक है, तो इसका भी कोई महत्व नहीं होता। कहता लेने के लिए हटाता है, और बस इसी पॉइंट ऑफ टाइम पर जिस समय आप ले रहे थे, बस इसी समय आपका बेईमानी का आशय होना चाहिए। ठीक है, आप कितने समय के लिए ले लेने का आशय रखते थे, उस समय की जो लेंथ है, उस समय की जो लंबाई है, उसका अपराध से कोई ताल्लुक नहीं। वो कम है या ज्यादा है, इससे लेना देना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, 4 घंटे हो सकती, 4 जन्म हो सकती, 4 जन्म तो नहीं हो सकती, अगर 4 घंटे एक बात को कहने के दृष्टिकोण से हम कह रहे हैं। ठीक है, और आप जितने समय तक उसको लेना चाहते थे उतने समय तक ले भी पाए या नहीं, इसका भी सवाल नहीं है। आप लेना चाहते थे, परमानेंटली लेना चाहते थे, लंबे समय के लिए लेना चाहते थे, छोटे समय के लिए लेना चाहते थे, इससे मतलब नहीं। ले लेने के आशय से हटाया आपने, हटाया मीनिंग देर भाई जो उसकी मूल सिचुएशन, ओरिजिनल सिचुएशन थी, उसमें थोड़ा सा भी बदलाव आपने किया तो आपने हटाया है। तो अगर वस्तु भूबद्ध थी, ठीक है, तो जब तक भूबद्ध थी तब तक चोरी की विषय वस्तु नहीं थी, लेकिन भूमि से पृथक करने के उपरांत वो चोरी की विषय वस्तु हो जाएगी। तो स्पष्टीकरण 2 कह रहा है कि पृथक्करण करना और हटाना दोनों एक ही कार्य के माध्यम से हो सकेंगे। बिल्कुल ठीक कह रहा है, क्योंकि जब आप पृथक्करण करेंगे भूबद्ध वस्तु का तो वो बिल्कुल उसी सिचुएशन में रह ही नहीं सकती जिस सिचुएशन में वो थी। अरे भाई, सिचुएशन में तो भूबद्ध थी, और अब तुमने भूमि से पृथक कर दी तो सिचुएशन तो बदल ही गई है। तो पृथक करना और हटाना लॉजिकल है, एक ही काम से हो जाने चाहिए। वही लिखा है उसने कि जो लॉजिकल है, जो युक्ति संगत है, वही तो लिख दिया उसने कि पृथक करना, करण करना और हटाना ये एक ही कार्य से हो जाएंगे। ठीक है, तीसरा फिर पृथक्करण करना, इसे डिफाइन करता है। पृथक्करण करना 3 बातें हो सकती हैं। उसने कहा कि पृथक्करण तब भी माना जाएगा जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु से कोई अलग करता है। ठीक है ना, अलग कर रहा है, यह भी पृथक्करण का उदाहरण है। यानी स्पष्टीकरण 1 मूल स्पष्टीकरण है, स्पष्टीकरण 2 यह बता रहा है कि पृथक्करण हटाना एक ही काम से हो सकते हैं। यानी स्पष्टीकरण 1 का ही विस्तार है वो, ये यूं कहें स्पष्टीकरण 1 का स्पष्टीकरण है। और स्पष्टीकरण 3 कहता है, हटाने के प्रकार बताता है कि जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु से अलग किया जाता है, ठीक है ना, तब हटाना है, या आप उस बाधा को हटाते हैं जो वस्तु को एक स्थान से हटने से रोके हुए है। आप उस बाधा को हटा देते हैं, वस्तु को नहीं हटा रहे, आप उस बाधा को हटा रहे हैं। ठीक है, रस्सी से नाव बंधी हुई थी,
ठीक है, तो नाव के हटने में बाधा कौन पैदा की होती? रस्सी। आपने उस बाधा को हटा दिया, रस्सी हटा दी। ठीक है, नाव नहीं छुई, रस्सी हटा दी। चुराना नाव चाहते थे, हटाना तो नाव चाहते थे। हटाइए रस्सी, क्योंकि नाव जैसे रस्सी जैसे हटाएगी नाव तो खुद ही हट जाएगी। तो हटाने के तरीके, हटाने के प्रकार क्या क्या हो सकते हैं, उन प्रकारों के बारे में स्पष्टीकरण 3 है। कहता है कि कोई व्यक्ति किसी वस्तु को हटाता है जब वह उस बाधा को हटाता है जो बाधा वस्तु को हटने से रोके हुए है। दूसरा, एक वस्तु को दूसरे वस्तु से पृथक कर देता है। ठीक है, जो वस्तु एक वस्तु से लगी हुई थी, आपने मोबाइल में बैटरी लगी हुई थी, निकाल ली। जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु से पृथक किया आपने, तो भी हटाया है, क्योंकि ओरिजिनली जो उसकी सिचुएशन थी वो मोबाइल के अंदर लगी हुई थी, आपने हटाई है। ठीक है, वहां से उसको पृथक किया है तो आपने हटाया है। ठीक है, और हटाना अगर ले लेने के आशय से है तो ले लेने की अवधि कितनी है, इससे लेना देना नहीं है। और बैटरी जंगम संपत्ति है, अगर जो उसका कब्जेदार है उसकी सम्मति के बिना, और सम्मति की गुणवत्ता क्या होनी चाहिए, वो सेक्शन 28 या 90 आईपीसी उसके मुताबिक निर्धारित किया जाएगा। उस गुणवत्ता की सम्मति अगर नहीं है तो आप चोरी ही कर रहे हैं, अगर आशय भी बेईमानीपूर्ण है। ठीक है, तो एक वस्तु को दूसरी वस्तु से पृथक करता है। तीसरा, जब वह उसे वास्तव में हटाता है। तीसरा कहता है जब वह उसे वास्तव में हटाता है। आपने वास्तव में माउस छुआ, अपनी शारीरिक शक्ति से इसे हटाया। हटाया मीनिंग देर भाई जो इसकी ओरिजिनल सिचुएशन है उसमें थोड़ा सा भी बदलाव आपने कर दिया। ठीक है, तो स्पष्टीकरण 3 हटाने के प्रकारों का वर्णन है, तो इसे भी मूल स्पष्टीकरण नहीं कह सकते। स्पष्टीकरण जो 4 है वो भी मूल स्पष्टीकरण नहीं है, वो भी हटाने के प्रकार का वर्णन करता है। जब आप उस जीव जंतु को हटाते हैं, ठीक है, जो ठीक है अपनी जगह से आपके हटाए जाने के कारण हट जाता है, और जीव जंतु पर कोई चीज है, ठीक है, जो जीव जंतु के हटने के कारण स्वयं हट रही है, तो आपने भले ही जीव जंतु को हटाया लेकिन उस वस्तु को हटाया है, यह माना जाएगा, क्योंकि कानून के सामने आपकी कोई चालबाजी चलेगी नहीं। कानून वहां से सोचना शुरू करता है जहां पर आपकी सोच समाप्त हो जाती है। यह अलग बात है कि आपको लगता यह है कि आप दुनिया में सबसे स्मार्ट हैं, यह सिर्फ आपकी मान्यता है, और आपकी मान्यताओं संसार नहीं चल रहा। जैसे कुछ गधे टाइप के लोग आप फेसबुक पे देखो ना, ऐसा क्यों नहीं कर लेते हैं, क्योंकि उन मूर्खों की बात मान के अगर वैसा कर दिया जाए तो नाश ही हो जाएगा। ठीक है, जैसा वो बताते हैं वैसा किया नहीं जाता, इसलिए क्योंकि वो बेहद हानि कर रहे हैं। ठीक है, जैसे बेवकूफ टाइप के लोग बताएंगे, अब उनने तो इकबाल कर लिया फिर भी विचारण कर रहे हैं। अगर इकबालों पर सजा होने लगे, यानी कन्फेशन पर सजा होने लगे, तो जाने कितने निर्दोष फांसी पटक जाएंगे। और ये जो बता रहे ना कि इकबाल कर लिया और फिर विचारण की जरूरत क्या, इन पर अपराध का आरोप लगे फिर पता लग जाएगा इन्हें तुरंत ही। ठीक है, कि इकबाल करने पर सजा होनी चाहिए या नहीं। अरे क्या पता जो मजिस्ट्रेट महोदय, क्या मजिस्ट्रेट होते ही, ठीक है, उनके दिमाग में स्वर्ग से एक नली लगाकर ईमानदारी, सच्चरित्रता, सत्यनिष्ठा, ठीक है, ये सब घुसेड़ दी जाती हैं क्या? अरे हो गए तो तुम ही मजिस्ट्रेट, तुम तो कितने चोर हो ये खुद ही समझ लो। ठीक है, इसे बताने की क्या जरूरत, खुद ही अपने अंतर में झांक लो कि तुम कितने ईमानदार और बेहतरीन किस्म के आदमी हो। ठीक है, अगर इकबालों पर सजा होने लगे तो तुम तो 183 लिख के रख दोगे कि इनने हमारे सामने कन्फेशन किया।
2 लाख रुपए पकड़े, लिख के रख दिया। इतनी वहां औकात किसकी है जो कह लाइए, जब वो कहें कि दस्तखत करो इस पे तो तुम पढ़ लो कि तुमने क्या लिखा है। इतनी औकात किसकी है? और पढ़ भी लो अच्छा तो 79 है एविडेंस एक्ट की। वो कहती है उन परिस्थितियों के बारे में उपधारणा होगी। तो अगर सिर्फ इकबालों पर सजा होने लगे, ठीक है, तो जाने कितनों को सजा हो जाएगी। तो उन बेवकूफों की बातों को सुनने की जरूरत नहीं। कानून आपकी सारी स्मार्टनेस के परे या आपकी सारी स्मार्टनेस को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। आप ये कह सकते हैं कि हमने तो जानवर हटाया, हमने थोड़े ना वस्तु में गति कहां पैदा की, इसलिए उसने स्पष्टीकरण 4 बनाया। उसने कहा कि जीव जंतु, इसका हटना अगर आप कारित करते हो, जीव जंतु किसी वस्तु को ले जा रहा है तो आपने उस वस्तु का भी हटना कारित किया, ये माना जाएगा। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि स्पष्टीकरण 4 भी स्पष्टीकरण 1 का ही विस्तार है या उसी का स्पष्टीकरण है। तो मूल स्पष्टीकरण कौन सा हुआ? 1, 2, 3, 4 कहां स्पष्टीकरण है? 2, 3, 4 तो स्पष्टीकरण के स्पष्टीकरण हो गए। तो मूल रूप से तो 2 ही स्पष्टीकरण हुए चोरी में। और 5वां कहता है सम्मति अभिव्यक्त हो सकती है, विवक्षित हो सकती, तो इसमें कौन सी खास बात है? और आप इसे याद करने में, ठीक है, ऐसा लगता है कि मानो, ठीक है, पूरा श्रम लगाए दे रहे हैं। और जब ये याद हो जाते हैं तो ऐसे मार कूद कर आप हाथ उठाकर बताते हैं कि 5 स्पष्टीकरण हमें याद हैं, जबकि कुछ याद ही नहीं करना है। मूल रूप तो 2 ही हैं। पहला, जब तक वह भूबद्ध है तब तक वो चोरी की विषय वस्तु नहीं हो सकती। हाँ, भूमि से पृथक करते ही चोरी की विषय वस्तु हो जाएगी। बाकी 3 तो उसी के बारे में है। पृथक्करण हटाना एक ही काम से हो सकता है। फिर तीसरा स्पष्टीकरण पृथक्करण के प्रकार बता रहा है। जब आप उस बाधा को हटाते हैं जो बाधा वस्तु को हटने से रोके हुए है, जब एक वस्तु को आप दूसरी वस्तु से पृथक कर देते हैं या वास्तव में उसे हटा देते हैं, बस और क्या लिखा है। चौथा, जब आप जीव जंतु को हटाते हैं, आप कहते हैं बेर याद नहीं होता, बेर तो ऐसे याद होता है जिसे, ठीक है, बहुत आराम से याद होता है। कॉन्सेप्शन तो आए, और चूंकि कॉन्सेप्शन है नहीं तो फिर बहाना क्या? बोले वो तो हिंदी में बोलते हैं, समझ में कैसे आए? जैसे तुम तो साउथ एक्स में पैदा हुए थे ना, इंग्लैंड के साउथ एक्स में पैदा हुए थे, तभी तुम्हें अंग्रेजी समझ में आती, हिंदी नहीं आती। अरे कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है आपको। प्रॉब्लम लैंग्वेज नहीं है, प्रॉब्लम तो कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो चौथा स्पष्टीकरण और 5वां मूल है सम्मति अभिव्यक्त हो सकती, सम्मति विवक्षित हो सकती। तो इसमें चोरी के तत्व और चोरी के 5 स्पष्टीकरण, इन्हें याद करने में कौन सी समस्या है? ठीक है, और इसमें हमें तो कोई कठिनाई आज तक दिखाई नहीं दी। अब दृष्टांत देखेंगे, ठीक है, चोरी के। तो कहता है, और क्योंकि दृष्टांत इसलिए है क्योंकि इन्हीं में से रखे होंगे, ठीक है, इन्हीं में से रखे मिलेंगे। क्या कहता है? कहता है या कि सम्मति के बिना या के कब्जे में से एक वृक्ष बेईमानी से ले लेने के आशय से या कि भूमि पर लगे हुए उस वृक्ष को काट डालता है। वह यहां ज्यों ही काने इस प्रकार लेने के लिए उस वृक्ष को पृथक किया, उसने चोरी की। तो वो तो स्पष्टीकरण 2 कह ही रहा कि जब तक वस्तु भूबद्ध है तब तक वो चोरी की विषय वस्तु नहीं हो सकती। ठीक है, जैसे ही भूमि से पृथक की जाएगी वैसे वो चोरी की विषय वस्तु हो जाएगी। और स्पष्टीकरण 2 कह रहा है कि हटाना और पृथक करना एक ही काम से हो सकते हैं। यानी स्पष्टीकरण 1 और स्पष्टीकरण 2 का जो सम्मिलित प्रभाव है, कम्युलेटिव इफेक्ट है, वो दृष्टांत 1 के मुताबिक चोरी को जन्म दे रहा है। और एक चीज और समझ ले, हिंदुस्तान में यह भी खूब अब तक पूछी जाती है कि पति और पत्नी यहां एक नहीं माने जाते हैं। इसलिए पति पत्नी की संपत्ति की चोरी का दोषी हो सकेगा और पत्नी पति की संपत्ति की चोरी की दोषी हो सकेगी। ठीक है, एक नहीं माने जाते हैं। और वो पत्नी लिपिक सेवक के कब्जे की संपत्ति व्यक्ति के कब्जे में मानी जाएगी। वो जो स्पष्टीकरण है वो इन शब्दों के अधीन है कि यदि संदर्भ से अन्यथा प्रतीत न हो तो,
ठीक है, यहां संदर्भ से अन्यथा प्रतीत होता है, यहां व्यक्ति की बात की है उन्होंने, इसलिए यहां पति पत्नी एक नहीं माने जाएंगे और पत्नी के कब्जे की संपत्ति पति की नहीं मानी जाएगी, पति के कब्जे की संपत्ति पत्नी की नहीं मानी जाएगी। यानी पति पत्नी की संपत्ति की चोरी का दोषी हो सकेगा, पत्नी पति की संपत्ति की चोरी की दोषी हो सकेगी। ये नहीं होगा कि पति पत्नी की संपत्ति चुरा ले या पत्नी पति की संपत्ति चुरा ले और आप न्यायालय में खड़े होकर तर्क दो कि साहब चोरी हुई कहां, क्योंकि इनकी संपत्ति तो इन्हीं के कब्जे में है। कहां चोरी हुई? भाई चोरी तो तब होती है जब इनके कब्जे से बाहर निकल जाती है, क्योंकि संपत्ति इनकी पत्नी ने चुराई और पत्नी के कब्जे की संपत्ति इनके कब्जे में मानी जाएगी। ठीक है, तो पत्नी के पास संपत्ति इनकी है तो भी तो इन्हीं के पास है, या पति ने पत्नी की चुरा ली तो आप ये कहो कि साहब जो है वो तो इन्हीं के कब्जे में। ये सब बातें आपकी नहीं चलेगी। ठीक है, वो बातें पत्नी लिपिक सेवक के कब्जे की संपत्ति व्यक्ति के कब्जे में मानी जा सकती है, वो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में है और यहां कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है। यहां पति पत्नी एक दूसरे की संपत्ति की चोरी के दोषी हो सकेंगे। ठीक है, ये डिसाइडेड है। अब कहता है स्पष्टीकरण 4 का उदाहरण है कि का अपनी जेब में कुत्तों के लिए ललचाने वाली वस्तु रखता है। अब कुत्ता संपत्ति है, ठीक है, क्योंकि कुत्तों की बड़ी कीमत है और कुत्तों की छोड़ो पिल्लों की बड़ी कीमत है। ठीक है, कुत्तों की तो जो होगी पिल्लों की बड़ी कीमत है। जर्मन शेफर्ड, ठीक है ना, जर्मन शेफर्ड है, वो कौन कौन से नस्ल के कुत्ते होते हैं, उनके पिल्ले लेने जाओ तो वो 20-20 हजार 50-50 हजार रुपए के मिल रहे हैं। ठीक है, तो कुत्तों को ललचाने वाली वस्तु ये अगर आपने रखी और कुत्तों को अपने पीछे चलने के लिए है तो आपने जीव जंतु में गति पैदा कर दी। अब भले ही कुत्ता किसी संपत्ति को लिए हुए नहीं, अगर संपत्ति होती तो संपत्ति को भी आप ले रहे हो, ये माना जाता है। ठीक है ना, तो कह रहा है कि का अपनी जेब में कुत्तों को लिए ललचाने वाली वस्तु रखता है, इस प्रकार या के कुत्ते को अपने पीछे चलने के लिए उत्प्रेरित करता है। यहां यदि का आशय या की सम्मति के बिना या के कब्जे में से उस कुत्ते को बेईमानी से लेना हो तो जो ही या के कुत्ते ने पीछे चलना प्रारंभ किया उसने चोरी की दोष, क्योंकि जैसे ही वो हटा, ठीक है, आपके कार्य के परिणाम स्वरूप उसकी ओरिजिनल सिचुएशन में परिवर्तन आया, वैसे आपने चोरी कंप्लीट कर ली। ठीक है, कहता है मूल्यवान वस्तु की पेटी ले जाते हुए, जब भी स्पष्टीकरण 4 से संबंधित है, एक बैल का को मिलता है, मूल्यवान पेटी बैल पे है। ठीक है, वह उस बैल को इसलिए एक खास दिशा में हाँकता है कि वह मूल्यवान वस्तुएं बेईमानी से ले सके। जो ही बैल ने गतिमान होना प्रारंभ किया, का ने मूल्यवान वस्तुएं चोरी की। का जो या का सेवक है और जिसे या ने अपनी प्लेट की देखरेख न्यस्त कर दी है, ठीक है ना, प्लेट उसी के पास आ गई है। कहता का जो या का सेवक है, ठीक है, या ने अपनी प्लेट की देखरेख का को नष्ट कर दी। ठीक है, या की सम्मत के बिना प्लेट को लेकर वो बेईमानी से भाग गया। ठीक है ना, देखरेख नष्ट की थी, प्लेट नहीं नष्ट की थी। अगर प्लेट नष्ट की होती तो संपत्ति के आपराधिक न्यास भंग का दोषी होता। देखरेख नष्ट की थी, इसीलिए बार बार ठीक से पढ़ना जरूरी होता है, आंखें खोलकर। देखरेख, उसने कहा था सिर्फ देखे रहो, अभी हम आ रहे हैं। अगर प्लेट ही नष्ट कर दी होती तब संपत्ति का आपराधिक न्यास भंग होता, क्योंकि सिर्फ देखरेख नष्ट हुई थी इसलिए चोरी है, क्योंकि देखरेख नष्ट करने से उसका कब्जा समाप्त नहीं हुआ था। ठीक है, संबंधित वस्तु पर अगर प्लेट ही नष्ट कर दी होती तो उसका कब्जा ही समाप्त हो चुका था, और जब उसका कब्जा ही समाप्त हो चुका था तो फिर जिसके कब्जे में वो पहुंच गई, ठीक है, उसके कब्जे से कोई ले जाए तो बात अलग है। और जो अगर नौकर उसे नष्ट कर दी गई होती प्लेट और फिर लेकर भाग जाता तो उसने उस संविदा का अतिक्रमण कर दिया। ठीक है, जिस संविदा के निबंधनों के अनुसार उस प्लेट का डिस्पोजल होना था, ठीक है ना, तो मामला आपराधिक न्यास भंग की डेफिनेशन वहां पहुंच जाता।
क्योंकि अभी आपने संपत्ति का आपराधिक न्याय संबंध पढ़ा नहीं, इसलिए आपको दिक्कत हो सकती है, लेकिन फिर मामला आपराधिक न्याय भंग में होता। ठीक है, आगे कहता है या यात्रा को जाते समय अपनी प्लेट लौट कर आने तक काको जो एक भंडागारिक है, अब देखिए वही उदाहरण आ रहा है जो हम पिछली बार में चर्चा कर रहे हैं। कह रहा या यात्रा को जाते समय अपनी प्लेट लौट कर आने तक काको जो एक भंडागारिक है, स्टोर कीपर है, नेस्ट कर देता है। अब उसने प्लेट ही नेस्ट कर दी, देख रेख नहीं, प्लेट ही नेस्ट कर दी। का उस प्लेट को सुनार के पास ले जाता है और वह प्लेट बेच देता है, यानी उसने दुर्विनियोजन कर लिया, डिसइन्वेस्ट मतलब दुर्विनियोजन किया है उसने, मिस एप्रोप्रिएशन कर लिया। कितने काने जिसका जो स्टोर कीपर था, उसने प्लेट उसे नेस्ट की गई और उसने बेच ली, जबकि इसलिए नेस्ट की गई थी कि हम लौट कर आएंगे, हमारी वापस करना। यहां वह प्लेट या के कब्जे में नहीं थी, क्योंकि आप नेस्ट कर चुके थे तो प्लेट आपके कब्जे में थी नहीं, वहां देखरेख नेस्ट थी, तो इसलिए उसी के कब्जे में बनी हुई थी, इसलिए वह या के कब्जे से नहीं ली जा सकती थी। और का ने चोरी नहीं की है, चोरी नहीं की है, चाहे उसने विश्वास का आपराधिक उल्लंघन किया है, यानी आपराधिक न्याय भंग भले ही किया है, लेकिन चोरी नहीं की है। ठीक है ना, क्योंकि प्लेट ही नष्ट हो गई थी, वहां देखरेख नष्ट हुई थी, यह फर्क आता है। फिर कहता है जिस ग्रह पर या का अधिभोग है उसके मेज पर या को अंगूठी, या की अंगूठी का को मिलती है। ठीक है, हमने कल भी उदाहरण दिया, ऐसी बहुत सारी चीजें हमें नहीं मालूम कि वो कहां रखी है मेरे घर में। ठीक है, हमसे कहा जाए फला चीज का बेयर निकालो, तो अभी हमें सोचना पड़ जाए कहां रखा, ढूंढना पड़ जाएगा। इसका अर्थ यह नहीं कि वो बेयर मेरे कब्जे में नहीं है, वो तो मेरे कब्जे में है, यद्यपि हमें नहीं मालूम वो कहां रखा है, लेकिन है मेरे कब्जे में, और उसे आप लोगे तो चोरी है। यही यहां कहेगा जिस ग्रह पर या का अधिभोग है। अधिभोग किसका? या का। ठीक है, या कब्जेदार है, वो उपभोग कर रहा है घर का, उसके मेज पर या को की अंगूठी का को मिलती है। या का ही घर है, उसी का अधिभोग में है, या की अंगूठी है। ठीक है, तुम का हो, तुम उसके घर में पहुंचे, मेज पे उसकी अंगूठी रखी है, तो है तो उसके कब्जे में। तुम ये थोड़ी कहोगे कि या की उंगली में नहीं है तो फिर उनके कब्जे में कैसे है। ठीक है, यहां वह अंगूठी या के कब्जे में है, और यदि का उसको बेईमानी से हटाता है तो वह चोरी करता है। का को राजमार्ग पर पड़ी हुई अंगूठी मिलती है। अब पड़ी हुई है, किसी कब्जे में ही नहीं, आपको बताया गया था कि संपत्ति का कब्जे में होना जरूरी है। मृत व्यक्ति के उदाहरण को लेकर आपको कहा गया था कि व्यक्ति मर गया, उसके कब्जे में अभी तक गहने थे, लेकिन मृत होते ही व्यक्ति नहीं रहा, तो अगर उन गहनों को आप ले लोगे तो किसी कब्जे में नहीं है। तो पूर्व की धारा 404 और वर्तमान की 315, इसके अंतर्गत दुर्विनियोग का अपराध भले ही गठित हो, लेकिन चोरी नहीं है। ऐसे यहां है, क्योंकि राजमार्ग पर पड़ी हुई अंगूठी है, किसी कब्जे में ही नहीं है, और अपराध तब तक नहीं हो सकता जब तक अपराध के सभी अवयव, सभी घटक ये संतुष्ट न हो जाए। ठीक है ना। फिर कहता है या के घर में मेज पर पड़ी हुई या की अंगूठी का देखता है, तलाशी और पता लगने के भय से उस अंगूठी का तुरंत दुर्विनियोग अब भी चोरी करेगा। दुर्विनियोग करने का साहस न करते हुए का उस अंगूठी को ऐसे स्थान पर जहां से उसको या का कभी भी मिलना अति अनाधिसंभाव्य है, हाईली इम्प्रोबेबल है, मिलेगी नहीं उसे, तो आपने तो हटाई दी उसके कब्जे से। इस आशय से छिपा देता है कि छिपाने के स्थान से उसे उस समय ले ले और बेच दे जबकि उसका खोया जाना याद न रहे। यहां उसने अंगूठी प्रथम बार हटाते ही चोरी कर ली, अब तो वो चोरी की संपत्ति बन गई। चोरी की संपत्ति जब वो हटाएगा वहां से, ठीक है, तो चोरी की संपत्ति का व्ययन करेगा, डिस्पोजल करेगा, वो संभवतः 412 का अपराध होगा। ठीक है, जब हटाएगा दोबारा तो चोरी की संपत्ति हटाएगा, चोरी तो पहली बार में हो गई। ठीक है, कहता है या को जो एक जौहरी है का अपनी घड़ी ठीक करने के लिए परिदत्त करता है या उसको अपनी दुकान पर ले जाता है, का जिस पर
उस जौहरी का ऐसा कोई ऋण नहीं है जिसके लिए कि वह जौहरी उस घड़ी को प्रतिभूत के रूप में विधिपूर्वक रोक ले। खुले तौर पर उस दुकान में घुसता है या के हाथ से घड़ी बलपूर्वक ले लेता है और उसको ले जाता है। यहां काने भले ही आपराधिक अत्याचार किया हो, हमला किया हो, उसने चोरी नहीं की, ठीक है, क्योंकि जो कुछ भी उसने किया वो बेईमानी से नहीं किया है। क्या जौहरी मिस्टर उसकी घड़ी को रोके हुए हैं और जौहरी को उसकी घड़ी पर कोई धारणाधिकार ये नहीं है, किसी गिरवीदार के कोई अधिकार उन्हें नहीं है, वो उस घड़ी के उपनिहिती भी नहीं है। और ये सारी बातें स्पष्ट हो गई हैं दृष्टांत में। कहता है कि जौहरी का ऐसा कोई ऋण का पर नहीं है जिसके एवज में का उसे विधिपूर्वक रोकने का हकदार हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। और हो गया, उसने जबरदस्ती छीन ली। तो दुकान में घुसने के कारण अत्याचार भले ही हो, जबरदस्ती छीनी, कायदे मुने इशारे में आना चाहिए था 8-9, ठीक है ना। तो हमला भले ही हो, कुछ भी हो, ठीक है, वही मुर्गा चुरा लेने के आशय से का झाड़ी पर गोली चलाता है तो आपराधिक मानववध नहीं है, भले ही कोई अन्य अपराध हो, ठीक है। ऐसे यहां कुछ भी हो, चोरी नहीं है। एक और आप लोगों से ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि हमने अपनी चीज संभलने के लिए दी, सामने वाले ने उस पर कुछ काम भी किया और उस काम के कुछ पैसे भी बनते हैं, लेकिन उसने पूरी तरह उस वस्तु को नहीं सुधारा, जबकि हमने उस वस्तु को सुधारने के लिए उसे दिया था। यह उपनिधान की संविदा होगी, क्योंकि जिसे हमने दी वो उपनिधाता कहलाएगा और हम उपनीति हम उपनिधाता कहलाएंगे क्योंकि हमने दी और वो उपनीति। और उपनिधान की संविदा में, ठीक है, ये प्रतिफल सहित हो सकती है, प्रतिफल रहित हो सकती है। और उपनिधान की संविदा में अंतर्निहित होता है कि उपनिधान का उद्देश्य पूरा होने पर वो हमें वापस करेंगे। एक निश्चित समय तय हुआ, उस दिन तक नहीं सुधारी, और एक युक्ति संगत समय बीत गया, 1-2 साल का, और फिर भी उन्होंने नहीं सुधारी। एक दिन हम पहुंचे और हमने अपनी चीज जबरदस्ती उठाई कि अब तुम रहने दो, ठीक है, अब हम ले जा रहे अपने, और हम ले आए और उनके हमने वो पैसे भी नहीं दिए जो उन्होंने, ठीक है, उस पर सुधार किए थे। अब चीज उनके कब्जे में थी, वैध रूप से उनके कब्जे में थी, क्योंकि हम ही ने उनके कब्जे में दी थी, और उन्हें उस वस्तु के बदले कुछ वैध ऋण ये भी हमसे वसूलना था, ठीक है। हमने कहा था ऋण का अर्थ उधार नहीं होता है, ऋण का अर्थ आभार है, और इस आभार की प्रकृति कैसी भी हो सकती है, ठीक है। ये जो सीपीसी तो चंद दिनों की बात रह गई, तभी शुरू करेंगे तो बात शब्द आएगा निर्णित ऋणी। जब इसकी बात होगी तो आपको बताया जाएगा कि ऋण उधार के तौर पर दी गई धनराशि इससे बहुत अलग की बात है। ऋण का मतलब होता है आभार, और आभार बाध्यता से उत्पन्न होता है, ठीक है। आप अपने दैनंदिन जीवन में कहते हैं कि हम आपके ऋणी हो गए, तो जब ऋणी आप होते हैं किसी के तो आप उसके आभारी होते हैं, उससे पैसे नहीं ले लिए होते हैं आपने। इसका मतलब ऋणी या ऋण ये बहुत बड़ा शब्द है, इसके अंतर्गत धन संबंधी ऋण भी आते हैं, ठीक है ना। जिसे धन का एक स्वरूप आपने देख रखा है, सिर्फ एक, पैसे, जबकि उनका गजधन, वो कौन कौन से धन उन्होंने बताए हैं, बहुत सारे, विद्याधन, ठीक है, पशुधन, ठीक है, अनेकों प्रकार के धन हैं, और ये तो भौतिक स्वरूप के हैं, ठीक है। अभौतिक स्वरूप के विद्याधन और सारी चीजें ये भी धन के ही उदाहरण हैं, लेकिन आपकी चीजों को, ठीक है, समझने की सीमित दृष्टि है तो उस हिसाब से आप समझते हैं। तो यहां कह रहा है कि उसने नो डाउट
कुछ सुधार उस पर किया है और उस सुधार के बदले, ठीक है, उसकी जो सुधार का जो पारिश्रमिक है वो उस वस्तु पर ऋण भी हो गया है, वो हमें देना भी चाहिए। लेकिन चूंकि युक्ति संगत समय के भीतर उसने संविदा पूरी नहीं की, इस गुस्से में हम संविदा भंग करके, संविदा भंग पहले उसने की है, ठीक है, संविदा भंग पहले उसने की है और हम वो चीज उठा लाए। आशय मेरा बेईमानी का नहीं है, ठीक है, हमने उसके पैसे इसलिए नहीं रोके हैं कि हम उसके पैसे देना नहीं चाहते, हम इसलिए रोके हैं कि तुमने तो हमारा नाश ही कर दिया, ठीक है, तुमने युक्त संगत समय में भी ये चीज संभाल कर नहीं दी, तो उसे नुकसान पहुंचाने का आशय नहीं, उसके प्रति एक क्रोध है, उसके प्रति एक क्षोभ है, इसलिए नहीं दी। और आशय यहां बेईमानी पूर्ण न होने के कारण चोरी नहीं है। ऐसा रोज होता है समाज में, कभी चोरी की एफआईआर नहीं होती। जरा सोचिए क्यों नहीं होती है? इसी वजह से नहीं होती क्योंकि वहां आशय बेईमानी का नहीं है। अब वो हमसे अपने श्रम के पैसे वसूलना चाहते हैं तो मुकदमा लाएं, दीवानी अनुतोष प्राप्त करें। दांडिक अनुतोष इस कृत्य के विरुद्ध उपलब्ध नहीं है, ठीक है ना, हर कृत्य के विरुद्ध दांडिक अनुतोष नहीं होते, यहां दीवानी अनुतोष उपलब्ध होगा। वो अपनी, ठीक है, मेहनत के पैसे हमसे दीवानी के माध्यम से, अगर न्यायालय को युक्ति संगत लगेगा तो हमसे दिलवाएगा, अन्यथा नहीं दिलवाएगा। और नहीं क्यों दिलवाएगा? जो पूर्व में जिनके सामने यह सारे चल चुका है, ठीक है, उन्हें यह बात समझ में आनी चाहिए। धारा 12 थी वहां, जबकि संविदा का भागतः पालन किया गया है और भागतः पालन किया गया है, ठीक है, तब संविदा कब कब विनिर्दिष्ट तौर पर अनुपालित कराई जा सकती है और कब कब नहीं कराई जाएगी, ठीक है। तो यहां भागतः पालन हुआ है, इसलिए धारा 12 की मर्यादाओं के अधीन अगर जरूर, ठीक है, न्यायालय को उचित लगेगा तो उनकी मेहनत का पैसा हमसे दिलवाएंगे, अदरवाइज उन्हें कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। ये उनका भी दायित्व था, ठीक से करते सारी चीजों को। तो इस स्पष्टीकरण को भी आप देख लेंगे, ये भी अक्सर पूछते हैं। कहता है यदि उस घड़ी के मरम्मत के संबंध में या को का से धन छोड़ दे तब चोरी है, तब चोरी है, ठीक है ना। आप अपनी ही संपत्ति के चोरी के दोषी हो सकते हैं, इन दृष्टांतों से यह भी सिद्ध होता है। घड़ी आप ही की है लेकिन कब्जे में उसके है, क्यों? क्योंकि उसने सुधारा है, उसकी मरम्मत के पैसे शेष है। तो झा और या ये एक जैसे दृष्टांत हैं और इन्हें आप उसी ढंग से देखेंगे। कहता है यदि का अपनी घड़ी या के पास प्रणयम करने के बाद, यानी गिरवी डालने के बाद, अब गिरवी डाल दी है, अब आपके कब्जे में नहीं रही, अब कब्जेदार किसका हो गया? गिरवीदार का। अब गिरवी उपनिधान का ही एक रूप है। जब हम लोग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ेंगे तो देखेंगे गिरवी एक विशेष प्रकार का उपनिधान है जिसमें जंगम वस्तु, ठीक है, जंगम वस्तु नहीं बल्कि माल का उपनिधान, ठीक है, ये होता है, ऐसे करके लिखा ना, ठीक है, माल का उपनिधान। तो कहता है यदि का अपनी घड़ी या के पास प्रणयम करने के बाद घड़ी के बदले लिए गए ऋण को चुकाए बिना उसे या के कब्जे में से या की संपत्ति के बिना ले लेता है, तो या आपने ऋण ले रखा है, उसकी प्रतिभूति के तौर पर घड़ी दे रखी है और ऋण चुकाया नहीं, तो अपने को लाभान्वित कर रहे हो ना, और घड़ी भी वापस ले जा रहे हो, जबकि कब्जा उसके पास पहुंच गया, वो आप ही ने दिया है। तो उसकी सम्मति के बिना आप अपनी ही संपत्ति ले जाएंगे तो भी चोरी के दोषी हो सकेंगे। और आपका यह कहता का एक वस्तु को उस समय तक रख लेने के आशय से जब तक कि उसके प्रत्यावर्तन के लिए पुरस्कार के रूप में उसे या से धन अभिप्राप्त ना हो जाए या कि सम्मति के बिना या के कब्जे में से ले लेता है, यहां का या बेईमानी से लेता है, इसलिए का ने चोरी की है। अगर सेक्शन 95 ना हो, ठीक है, या सेक्शन 79 ना हो, 79 आईपीसी की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हो सकता है जब आप मित्रों की चीजें ले लेते हो कि जब तक ये खिलाओगे नहीं तब तक नहीं देंगे, तो आप भी चोरी दोषी हो जाओ, ठीक है। चूंकि दृष्टांत यही कह रहा है, आप पुरस्कार के तौर पर संपत्ति का प्रत्यावर्तन चाहते हैं, पुरस्कार के तौर पर, ठीक है। कहते हैं
का एक वस्तु को उस समय तक रख लेने के आशय जब तक कि उसके प्रत्यावर्तन के लिए पुरस्कार के रूप में उसे यहां से धन अभिप्राप्त ना हो जाए। ठीक है, धन अभिप्राप्त ना हो जाए, धन किस्मत में अभिप्राप्त हो, यह नहीं है। हमने आपकी कोई चीज ले ली और आपसे कह रहे हैं जब इतने पैसे दोगे तो ही वापस करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ठीक है, तो उसने कहा कि चूंकि तुम अनाधिकार पैसे ले रहे हो, ठीक है, और संपत्ति के प्रत्यावर्तन के लिए ले रहे हो, जो संपत्ति तुमने उसी के लिए रखी है, उसी के कब्जे से ले रखी है, ठीक है, इसलिए आप चोरी के दोषी हो जाएंगे यहां। ठीक है ना। तो आपका ये ठा खंड, उसके बाद वां खंड, और आपका आगे कितने बचे? ठीक है, 4 खंड। तो अब समय समाप्त हो रहा है, इसलिए 4 पर चर्चा शेष कल कर लेंगे हम लोग, और कल इसे पूरा समाप्त कर लेंगे। देखिए